हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अनवर आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं अपने लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। सक्सेसफुली हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ख़त्म कर लिया। मेरे एंड से रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका, आप लोग अब पढ़ लीजिए, आपके एंड से भी ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। क्या होता है ये, अभी हम लोग देख लेंगे क्या होता है ये। ठीक है, रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है जब लाइट हमारी पास कर जाती है, लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ डिफ्लेक्शन झेलती है, मतलब सीधा सीधा नहीं चली जाती। जैसे कि ये डॉटेड लाइन है ना, इसका पाथ जिस हिसाब से जो इसका रास्ता था, जैसे इसे जाना था उसका पाथ ये रहा डॉटेड वाला ऐसे। लेकिन ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 ये है, लेकिन इसने कुछ डिफ्लेक्शन ले लिया। ठीक है, कुछ अलग एंगल पे चली गई है, सीधे सीधे नहीं गई। इसी चीज़ को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन क्योंकि लाइट पास हो रही है, क्योंकि हमारी लाइट पास हो रही है तो इस वजह से जो हमारे जितने भी मीडियम है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। मीडियम वन मीडियम का मतलब कि यहाँ पे क्या है, जैसे पानी है, एयर है, हवा है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, ऊपर। और नीचे है मीडियम 2 हमारा, यह है मीडियम 2। मीडियम का मतलब सराउंडिंग, अगल बगल क्या चीज़ है। एटमॉस्फेयर में क्या है, जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर है, मान लो मीडियम 1 एयर दे दी तो मीडियम 2 वाटर या कुछ भी दे दिया। तो अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं। सबसे पहले ये रे क्या है, इंसिडेंट रे। फिर से ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। यह है नॉर्मल, जो कि मीडियम के जो इंटरफेस है, पहला मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यह है नॉर्मल। यह रिफ्रैक्टेड रे। अब की बार रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड, जिसने डिफ्लेक्शन सफ़र किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई है ना। और क्या बचा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी यहाँ पे ये इंसिडेंस ही है, ये वाला जो एंगल होगा इसे बता सकते हैं आप लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई ले लेते हैं, इस एंगल को आर ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। समझ तो हम लोग गए हैं, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट अपॉन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, is known as refraction of light। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या कह रहे हैं, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट अपॉन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ ना, कितना, ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इतने एंगल से ये इधर को बेंड हो गई। तो इसी डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है दूसरे मीडियम में, मतलब एयर, मीडियम 1 है एयर और मीडियम 2 ये पूरा ग्लास स्लैब, मान लो कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो ये मीडियम 2 कहाँ गया, ये रहा ग्लास, मीडियम 2 ले लिया ग्लास। तो अगर हमारी रे ऑफ लाइट एयर से, मतलब हवा से, अगर किसी ग्लास सरफेस के अंदर कोई ग्लास स्लैब वगैरह कुछ भी है आएगी, तो वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन वो सफ़र करेगी, मतलब कुछ एंगल से बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी इधर की तरफ। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, एक चीज़ देखते हैं पहले इसमें। जैसे लाइट पता है आपको, ये अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ जैसे यहाँ से ऐसे जाना था इसे, लेकिन ये इधर को क्यों मुड़ गई? इधर को भी तो मुड़ सकती थी, इस साइड को ऊपर को क्यों नहीं गई? तो उधर को क्यों नहीं मुड़ी? तो एक रूल देख लो, लाइट जो बेंड होती है ना, तो रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक रूल है हमारे पास। सेकेंड है डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अब कोई हमारा मीडियम रेयरर है या डेंसर है, ये हम लोगों को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। अभी के लिए हम लोग बस इतना समझते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसका जो वो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 होता है, ग्लास का 1.3 1.2 कुछ ऐसे होता है, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का है म्यू इक्वल टू 1। तो अब 1.3 और 1 में से ये वाला डेंसर हुआ, ये वाला डेंसर हुआ, ये मीडियम जो है ग्लास वाला ये डेंसर हुआ और ये रेयरर हुआ। तो अब हमारी जो लाइट है, लाइट अगर एंटर करेगी रेयरर टू डेंसर, कहाँ पे बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ऐसे जा रही थी नॉर्मल की तरफ, इधर झुक गई। लेकिन अगर ये ग्लास होता और यहाँ पे एयर होती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती, नॉर्मल से दूर भागती, इसका मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे इतनी और एंगल पे बेंड हो जाती, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक और टर्म, यहाँ पे एक और टर्म छूट गया, क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे हम लोगों का रिफ्लेक्शन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जहाँ पे रे मतलब इंसिडेंट रे जहाँ पे स्ट्राइक करती है हमारे दूसरे मीडियम को, उसी पॉइंट को यहाँ पे कह देते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे जहाँ पे मीडियम को स्ट्राइक करती है उसी पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो द मेजर, इट इज़ द मेजर, ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ बेंडिंग of ray of light passing from one medium to another, ठीक है। इट इज़ द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर हमारी अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना डायग्राम में कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो वो कुछ बेंड होगी, तो अमाउंट वो कितना बेंड होगी उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। उससे हमें पता लग जाता है किस एक्सटेंट पे कितना ज़्यादा बेंड हो सकती है, कितना कम बेंड हो सकती है, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होती है c, और c होता है हमारा 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बात समझ में आ रही है? तभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू 1 होगा। कैसे? v भी c हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो मीडियम हमने एयर ले रखा है, तो एयर में हमारी लाइट कितनी, स्पीड ऑफ लाइट की क्या स्पीड होती है, मतलब कि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, c होती है 3 × 10⁸। अगर हमारा मीडियम एयर है तो
तो सी बाय सी 1 हो गया, सी बाय सी 1 हो गया। अब अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अब निकालना चाहें, किसका निकालना था, ग्लास का निकालना था, है ना। तो ग्लास का निकालने के लिए 3 × 10⁸, ये तो हो गई सी, सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज होगा वो ये चेंज होगा वी, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बॉक्स में आ गया, वी यहाँ पे चेंज होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हम निकाल रहे हैं उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो होगी वी, उसकी अलग कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कितनी होनी चाहिए, 2.2 या 2.3 के करीब इंटू 10⁸। हम लोग अगर करेंगे तो 1.3 के अप्रॉक्स या कुछ भी आ सकता है, 1 से कुछ बड़ा आएगा ना, जो भी आएगा ग्रेटर दैन 1, है ना, जो कि मैंने आपको ग्लास का बताया था। ग्लास का होता है 1.3। इसी तरीके से ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की अपॉन एयर में जो होती है वो हमें दे देगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये बात क्लियर है? अब आइए एक और टर्म जान लेते हैं हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज़? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एब्सोल्यूट इसे भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है, इस वाले को, जिसको हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या है, μ12 है अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि दो मीडियम में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कितना गुना स्लो कौन से मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो कितने टाइम स्लो हो जाएगी, ठीक है। यह है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं इसे पढ़ेंगे कैसे, μ12 को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, ठीक है, μ12। और ये इक्वल मैथमेटिकली किसके इक्वल होगा, μ1 अपॉन μ2 के, ठीक है, μ1 अपॉन μ2 के इक्वल होगा। स्नेल्स लॉ देख लें यहीं पे, स्नेल्स लॉ। अब ध्यान दीजिए इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 9, 10th, 11th, 12th हर जगह काम आएगी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर आपने अभी पढ़ लिया, अभी याद हो गया तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे हम लोगों ने तो छोटी क्लासेस में पढ़ा ही नहीं। स्नेल्स लॉ, ये क्या होता है, ये लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट जो कि होता है, पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो μ12 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, साइन आई, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, साइन आर, तो μ2 अपॉन μ1। इस सिंबल को, इस u जैसा जो लग रहा है ना, इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं, म्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, μ21, ये होगा ना कांस्टेंट। अब समझते हैं स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, इजी रहेगा ये याद करने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये कुछ नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये कोई नंबर्स होते हैं 1 अपॉन 1.2 इस तरह से, तो क्या हमारा कांस्टेंट ही तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ बस यही कहता है, साइन आई और साइन आर। साइन आई क्या है,
आई क्या है हमारे पास, आई अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे डायग्राम बनाया था याद है, सबसे पहले यही तो किया था हम लोगों ने अभी ये रे आई मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करी, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है ये था आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जैसे इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ एक एंगल, उसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे भी तो एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम लोग आर कह देते हैं। तो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, इसको अपॉन में वो कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ बस यही कहता है। इसे याद कैसे करना है, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है। जैसे ये मीडियम 2 है ना, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, μ2 ऊपर था कि μ1 ऊपर था, इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो क्या करते हैं हम लोग, मीडियम 2 जो है हमारा सेकंड मीडियम जो है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और फर्स्ट मीडियम जो है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में हमारा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, ठीक है। तो μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। अब हम लोगों ने कॉस साइन ये सब पढ़ा, क्लास 8 में तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। एंगल तो हम समझ सकते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या कोई बता सकता है, साइन थीटा जैसे ये ए बी और सी, साइन थीटा पता है क्या होगा, साइन थीटा होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस, बी सी ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए सी, ठीक है, साइन थीटा ही होगा। और इसी में कॉस क्या होगा, साइन कॉस टैन, अभी आप लोग बस इतना जान लो, कॉस क्या होगा, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं ना, तो कॉस थीटा होगा ए बी अपॉन ए सी, और टैन थीटा, टैन देख लो, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब साइन अपॉन कॉस करोगे तो ए सी और ए सी कट जाएगा, तो बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, कहने का ये मतलब है ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है, वैसे तो थोड़ा सा लेवल ये नेक्स्ट क्लास का है, तो इससे क्वेश्चन आना कम चांसेस हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लोगे। तो कुछ वैल्यू हम लोग देख लेते हैं साइन की, जैसे साइन 0 डिग्री, एंगल हमारा डिग्रीज में होता है, तो साइन 0 डिग्री होता है 0। फिर आता है साइन 30, ये स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, याद कर लेंगे तो कई बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इसी तरह की वैल्यू दे देते हैं, आप लोग उसे पुट कर सकते हैं। साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 हाफ, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 √3/2। अब क्या बचा, यहाँ पे 45 बच गया, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। साइन 90 बहुत ईजी है, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। तो ठीक है ना, बस ये 5 वैल्यूज हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 डिग्री अगर एंगल हो गया हमारा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, जैसे आई है, ये आई 30 डिग्री हो गया, और ये जो आर है, ये आर हमारा उससे कुछ कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल एंगल आई, कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना है, ये अगर 30 डिग्री हो गया, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन आई मतलब साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन आर मतलब साइन 30 कितना होता है हाफ। तो यहाँ पे पुट कर दो, उसके बाद μ1 और μ2 की वैल्यू पुट कर दो, इनमें से कोई एक अननोन दिया रहेगा कि μ1 कितना है, μ2 हमारे पास इतना है, और साइन आर और साइन आई हमारे पास इतना है, मतलब एंगल आई और एंगल आर गिवन होगा, और μ2 और μ1 में से कोई एक गायब होगा, मतलब नहीं बताया जाएगा आपको। तो μ2 अगर आपको गिवन है तो μ1 निकाल सकते हैं आप लोग, साइन आई को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी इनमें से कोई भी एक अननोन है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया है कि लेंस हमें समझ में आ जाए, लेंस कैसे इमेज फॉर्म करते हैं ये हमें समझ में आ जाए। लेंस होता क्या है? जैसे हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा तो देखा होगा आप लोगों ने, चश्मा देखा होगा, तो चश्मे में जो लेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं लेंस। वही लेंस, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही होता है चश्मा ना, चश्मा ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंस लगा होता है, हमें दिखता है, लेंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है वो। अगर यहाँ पे हम लोग मिरर लगा दें तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या होने वाला है? मान लो मैंने एक चश्मा बनाया, और यहाँ लगा दिया मिरर लगा दिया। अगर हम लोगों ने यहाँ चश्मे में मिरर लगा दिया तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है, दूसरी साइड पे इमेज बन जाती है। लेकिन क्या हमें आर पार दिखता है उसमें? हमें आर पार, ट्रांसपेरेंट, यानी कि आर पार हमें नहीं दिख सकता। तो अगर हम उसे चश्मे में लगा देंगे तो हमें दिखेगा कैसे सामने क्या चल रहा है? इस वजह से हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं। तो लेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो मिरर एक स्फीयर से काटे जाते हैं, ना, यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाता है, ये पार्ट निकला, इसी को हम लोग एक साइड पॉलिश करके मिरर बना लेते हैं। अब हमें निकालना है लेंस निकालना है, ठीक है, लेंस निकालना है। तो ग्लास का होता है वो भी, ये भी ग्लास का होता है। यहाँ पे पूरे में ग्लास भरा होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिख सकता है पूरा। ये ग्लास, यहाँ पे ग्लास, ये पूरा ग्लास का गोला है, ग्लास की बॉल मान लो, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने फिर से इसे काट दिया। ऐसे काटने के बाद हमारे पास ये पूरा एक चीज़ ऐसी आएगी, देखिए इधर ये चीज़ आएगी, और यही होती है, ये होता है हमारा, क्या होता है, लेंस। इस तरीके का एक और लेंस हम लोगों ने यहाँ से काट लिया, सेम इसी तरीके का, ठीक है, सेम इतना ही लंबा। इन दोनों को ज्वाइन करा सकते हैं, ज्वाइन करा दिया। अब ये ज्वाइन कराने के बाद पता है क्या बन गया? ज्वाइन कराने के बाद ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर नहीं, सॉरी, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बीच में जो लाइन है, ये लाइन होती नहीं, तो मैंने बताने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किए, नहीं तो ये तो ट्रांसपेरेंट होता है पूरा, आर पार जा सकता है, दिख सकता है, तो बीच में लाइन नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही होते हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज होते हैं हमारे दो टाइप के, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कैसे दिखते हैं? कॉन्वेक्स ऐसा होता है, अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स ही तो बनाया था, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं, ठीक है। अभी जहाँ पे भी मैं मिरर बोलूँ, लेंस ही समझना। अभी हम लोगों ने जस्ट मिरर पहले पढ़ा था ना, इस वजह से थोड़ा रिपीट हो रहा है मिरर। ये भी लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे पता है हमारे पास दो फोकस होंगे, दो फोकस। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे कि ये कर्वेचर है, बेंड एरिया है, तो इसका कुछ रेडियस किसी एक बड़े स्फीयर से काटा गया होगा ये, तो वो स्फीयर इधर बनेगा ना, ऐसे, वो स्फीयर ऐसे यहाँ पे बनेगा, तो इसका मतलब स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा, तो फोकस भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है आधा, तो यहीं पे एफ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये वाला जो लेंस है ये आधा सा, ये भी किसी बड़े स्फीयर से काटा गया होगा, तो उसका रेडियस कहाँ लाई करेगा? रेडियस यहाँ लाई करेगा। अब रेडियस अगर यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो उसका फोकस भी यहीं पे होगा। क्यों?
उसकी फोकस होता है आधा आधा डिस्टेंस जो भी हमारा लेंस से है। तो ये हो गया F1 R1, ये हो गया F2 R2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं कॉनकेव लेंस में भी। इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा R2 और F2 सॉरी, और ये होगा F1 R1। ठीक है, बात क्लियर है? कोई भी F1 R1 कोई भी F2 R2 इधर उधर कर सकते हो। अब थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। जैसे कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, the transparent medium bounded by two bulging surfaces। बल्जिंग क्या होता है, बाहर निकले हुए। ठीक है, टू बल्जिंग सरफेसिंग नहीं सरफेसेस, बल्जिंग मतलब बाहर निकले हुए। ये दो बल्जिंग सरफेस को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स का भी कॉनकेव का भी करने वाले हैं। ये था कॉन्वेक्स, हम लोग कॉनकेव का करते हैं। कॉनकेव की डेफिनेशन होगी द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी आर पार। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू हॉलो खाली सरफेसेस, हॉलो सरफेस। ठीक है, इसी को हम लोग कह देंगे कॉनकेव लेंस। क्या क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोगों ने अभी देख लिया लेंसेज वगैरह देखा, स्नेल्स लॉ भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय दीज लेंसेज। कौन कौन से? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।